नमस्कार विद्यार्थियों, दीपावली के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे विश्व के प्रमुख नहरों के अंतर्गत स्वेज नहर और पनामा नहर के बारे में। आज मैं आपको लाइव बताऊंगा, वीडियो के साथ में बताऊंगा कैसे पनामा में लॉक सिस्टम काम करता है, कैसे स्वेज नहर है वो किन किन सागरों को आपस में जोड़ती है, कब बनी, क्यों बनी, किन कारणों से इनका निर्माण किया गया, विद फोटो के साथ में और वीडियोस के साथ में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, पनामा नहर की वीडियो देखेंगे, लॉक सिस्टम क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर स्वेज नहर, स्वेज नहर, यहाँ पर एक देश देखिए, इस देश का नाम कहलाता है पुर्तगाल देश। यहाँ पर एक छोटा सा देश है, देश का नाम है पुर्तगाल, यूरोप महाद्वीप का देश। यहीं से वास्को डी गामा आया था 1498 1498 में भारत, लेकिन उसके आने से पहले कई लोगों ने प्रयास किए थे यहाँ तक आने के, लेकिन आधा मार्ग तक आकर पुनः चले जाते थे। लेकिन जब यहाँ से इस जगह को पार किया गया तो इस कॉर्नर को, अफ्रीका के इस भाग को नाम दिया गया केप ऑफ गुड होप। यहां से जब रास्ता पार किया तब आशा की किरण नजर आई, भारत इधर मिल जाएगा, अर्थात इस जगह का नाम पड़ गया केप ऑफ गुड होप के नाम से। तो उसी संबंध में देखेगा, पहले यूरोप का जो रास्ता था वो इतना लंबा रास्ता था, अफ्रीका का चक्कर लगा के आना पड़ता था। यहाँ पर एक नहर का निर्माण किया गया, भूमि का भाग है, इस भूमि के भाग को काटा गया और इसी का यहाँ पर नहर का निर्माण किया गया। नहर का नाम कहलाता है स्वेज नहर, स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल दो सागरों को आपस में जोड़ती है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, दो सागरों को जोड़ने वाला ये जो सागर है इसका नाम कहलाता है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। भूमि के बीच में देखिए यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप के नाम पड़ जाता है भूमध्य सागर, और इधर जो सागर है सागर का नाम कहलाता है लाल सागर। भूमध्य सागर और लाल सागर दोनों को आपस में जोड़ने वाली नहर है, नहर का नाम कहलाता है स्वेज नहर के नाम से। तो स्वेज नहर के बन जाने से भारत और यूरोप के मध्य का रास्ता क्या हो गया, छोटा हो गया। इस नहर का निर्माण क्यों किया, किन कारणों से किया गया, कब किया गया, ये जरा बातें सुनिएगा। यूके देश है यहाँ पर, इस यूके देश का स्थान का नाम है, जगह का नाम कहलाता है लंदन। इसने भारत पर शासन किया था, यूके ने, इंग्लैंड ने, जिसे आप कहें। भारत से कच्चा माल ले जाते थे, तैयार माल लेकर आते थे, तो रास्ता छोटा चाहिए, परिवहन की दूरी कम चाहिए। इस कारण से यूके देश ने इस नहर का निर्माण किया, स्वेज नहर का निर्माण किया था यूके देश ने, यूनाइटेड किंगडम ने। यूके ने इसका निर्माण किया, और क्यों किया, क्योंकि कच्चा माल ले जाना था, तैयार माल लेकर आना था, तो यहाँ पर नहर का निर्माण किया। लेकिन यहाँ पर एक देश है, देश का नाम कहलाता है मिस्र देश। मिस्र देश यहाँ पर है, इस जगह पर कुछ भाग एशिया में, कुछ भाग यहाँ पर आता है अफ्रीका महाद्वीप में। देश का नाम कहलाता है मिस्र, वर्तमान में कहते हैं हम इजिप्ट। भारत पर जब शासन था तो मिस्र पर भी इसी का अधिकार था, यूके का। तो बड़ा सरल था उस समय, मिस्र देश पर भी इसी का अधिकार था, भारत पर भी इसी का अधिकार था। भारत से कच्चा माल लेना था और यहाँ से जिस देश से भूमि को काटना था वो भी यूके के अधिकार क्षेत्र में ही था। तो यूके और भारत, यूके और मिस्र दोनों ही, अर्थात कहें यहाँ पर इसकी यूके के अधिकार क्षेत्र मिस्र और यूके के अधिकार क्षेत्र भारत। तो बड़ा सरल था यहाँ पर नहर बनाना। तो यूके देश ने इस नहर का निर्माण किया था, 1859 में प्रारंभ किया और 1869 में नहर का निर्माण कर दिया। क्योंकि यहाँ पर एक देश है इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत, इन सभी पर इसी का अधिकार था। सबसे कच्चा माल ले जाते और इधर छोटे रास्ते से अपने देश तक पहुंचाते, तैयार माल लेकर आ जाते। 1859 में प्रारंभ किया, 1869 में कंप्लीट कर दिया, 10 वर्षों का समय लगा। तो नहर का निर्माण किया था यूके देश ने, मिस्र देश की भूमि को काटकर। मिस्र देश की भूमि को काटकर इस नहर का निर्माण किया। इस नहर के बन जाने से भारत और यूरोप के मध्य की दूरी लगभग 8000 किलोमीटर कम हो गई, 8000 किलोमीटर कम हो गई, किलोमीटर की दूरी कम हो गई, की दूरी कम हो गई इसके बन जाने से। तो इसका मतलब भारत का मुंबई और लंदन, इनके मध्य की दूरी लगभग 8000 किलोमीटर दूरी कम हो गई। अब भारत को जैसे आज़ादी मिली थी 1947 में, वैसे मिस्र को भी आज़ादी मिली थी 1950 के अंतर्गत। मिस्र को जब आज़ादी मिलेगी तो नहर पर मिस्र का अधिकार हो जाना चाहिए था, स्वेज नहर के ऊपर अधिकार मिस्र का होना चाहिए था, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया, यूके देश ने ऐसा नहीं किया, इस पर अपना अधिकार क्षेत्र बनाए रखा। आखिरकार उस देश के लीडर थे, जैसे भारत में गांधी जी, वैसे यहाँ पर लीडर थे, नाम कहलाता है नासिर, बाद में राष्ट्रपति बन गए, नाम कहलाता है राष्ट्रपति नासिर। राष्ट्रपति नासिर के नेतृत्व में अंग्रेजों से लड़ाई हुई आखिरकार, और मिस्र देश के अधिकार क्षेत्र में आ गई स्वेज कैनाल, अंग्रेजों से जीता और आखिरकार अधिकार हो गया मिस्र का। तो देश को तो आजादी मिली थी 1950 में, लेकिन स्वेज नहर के ऊपर अधिकार हुआ था सन 1956 में।
1956 में मिस्र का इसके ऊपर अधिकार हो गया, स्वेज नहर के ऊपर। अब मिस्र चाहे तो किसी को गुजरने दे, ना भी गुजरने दे इस मार्ग से होकर, तो लेकिन मिस्र ने ऐसा किया, कोई भी देश यहां से होकर अपना जहाज गुजार सकता है, स्वेज कैनाल से होकर कोई भी देश अपना जहाज गुजारे, लेकिन इसके बदले में टोल टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो यूके ही क्यों ना हो। आखिरकार स्वेज नहर का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, स्वेज नहर का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया, अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था 1956। अंतर्राष्ट्रीयकरण का तात्पर्य सभी देशों के लिए खोल दी गई, कोई भी देश यहां से जहाज गुजार सकता है, इसे कहेंगे अंतर्राष्ट्रीयकरण, इंटरनेशनलाइजेशन। लेकिन मिस्र कभी मनमर्जी से बंद कर दे तो इस अंतर्राष्ट्रीयकरण को, तो संयुक्त राष्ट्र संघ अब अपना हस्तक्षेप करेगा, वो गारंटी देगा। आखिरकार 1967 में यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वेज नहर के अंतर्राष्ट्रीयकरण को मान्यता दी थी, तब से ये नहर है वो वर्तमान में खुली है, यहां से भारत और यूरोप के मध्य में व्यापार होता है। नहर का नाम कहलाती है स्वेज कैनाल कहलाती है। स्वेज नहर के अंदर कोई जहाज यदि एंट्री करे, और अगर आज सामने लीजिए स्वेज नहर की पहले चौड़ाई लंबाई के बारे में जानते हैं, फिर एंट्री करेगा जहाज के, फंस जाए तो क्या होगा। तो स्वेज नहर की लंबाई मैंने बताई आपको, स्वेज नहर की लंबाई है 193 किलोमीटर लंबाई, 193 किलोमीटर, 193 किलोमीटर इसकी लंबाई, 60 मीटर इसकी चौड़ाई है, 60 मीटर इसकी चौड़ाई, और लगभग 10 से 12 मीटर गहराई, 10 से 12 मीटर गहराई है। 193 किलोमीटर लंबी, 60 मीटर चौड़ी और 10 से 12 मीटर गहरी, तो 193 किलोमीटर लंबी नहर थी। अब मिस्र देश किसी को आने दे ना भी आने दे, 60 मीटर चौड़ी, अगर 50-50 मीटर की दो जहाजें आ जाए तो क्या होगा, कैसे पार हो पाएगी इस नहर में से, क्योंकि 100 मीटर तक चौड़ाई हो जाएगी, तब तो 100 मीटर मिनिमम चाहिए, लेकिन 60 मीटर से भी जहाजें गुजर पाती है, कैसे, वो अगला चित्र देखते हैं, देखिए उससे क्लियर होगा। तो यहां पर एक चित्र मैंने आपके सामने रखा है, एक तरफ है भूमध्य सागर, दूसरी तरफ है लाल सागर। इधर से यदि कोई जहाज एंट्री करती है तो यहाँ पर एक बंदरगाह है, एंट्री करेगा, उसका नाम है पोर्ट स्वेज, और इधर से अगर कोई जहाज एंट्री करेगा तो होगा पोर्ट सईद बंदरगाह, यहां से एंट्री करता है। यहां से कोई जहाज आएगा, सामने इधर से भी आ रही है, यहां पर आकर जहाज रुक जाएगी, दूसरे वाली पार करेगी तभी आगे वाली बढ़ेगी, या इधर से आई है यहां पर आकर रुक जाएगी, इधर से आने वाली। तो 3 बड़ी बड़ी झीलें इनको आपस में मिला दिया गया था, लिटिल बिटर लेक, ग्रेट बिटर लेक और टिम्सा लेक, इन तीनों झीलें थी, ये प्राकृतिक तौर पर नहर के माध्यम से जोड़ दिया गया और स्वेज नहर का निर्माण कर दिया गया। 193 किलोमीटर लंबाई, 1859 में बनना प्रारंभ हुई, 1869 में बनकर तैयार हो गई। तो नहर की है 60 मीटर चौड़ाई। अब 60 मीटर की 50 मीटर की यदि चौड़ी जहाज आती है, 50 मीटर की इधर, तो यहाँ पर झील में रुक सकती है, दूसरी जहाज बड़े आसानी से निकल सकती है। 3 यहाँ पर झीलों का निर्माण किया गया, 60 मीटर चौड़ाई ये कहलाती है नहर की, और 10 से 12 मीटर गहराई, 10 से 12 मीटर की गहराई, ये कहलाती है स्वेज नहर। कई बार प्रश्न आता है स्वेज नहर के उत्तर दिशा में कौन सा बंदरगाह है, पोर्ट सईद, और स्वेज नहर के दक्षिण दिशा में पोर्ट स्वेज बंदरगाह। भूमध्य सागर की ओर बंदरगाह पोर्ट सईद, लाल सागर की ओर बंदरगाह पोर्ट स्वेज कहलाता है। यह है स्वेज नहर के बारे में संपूर्ण बातें। 3 लेक्स है यहाँ पर, लिटिल बिटर, ग्रेट बिटर, टिम्सा लेक, मिस्र देश की भूमि को काटकर बनाई गई, 193 किलोमीटर लंबाई, 60 मीटर चौड़ाई, 10 से 12 मीटर गहराई, नाम कहलाती है स्वेज नहर के नाम से जानी जाती है। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण नहर आपके सामने चर्चा करते हैं, पनामा नहर। पनामा नहर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है विश्व स्तर पर, और यहाँ पर देखिए विश्व स्तर पर यदि हम लोग कहें तो पनामा नहर आती है यहाँ पर, इस जगह पर ये नहर आती है, नहर का नाम कहलाता है पनामा नहर। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, बीच में मध्य अमेरिका है, पनामा देश है। पनामा देश की भूमि को काटकर यहाँ पर नहर का निर्माण किया गया, नाम कहलाती है पनामा नहर। तो पनामा नहर का डिटेल से हम लोग फोटो देखते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर निर्मित है पनामा नहर, पनामा देश की भूमि को काटकर बनाई गई। इधर एक शहर है, शहर का नाम कहलाता है न्यूयॉर्क, यूएसए देश का नगर है, नाम कहलाता है न्यूयॉर्क। और इधर एक नगर है, नाम कहलाता है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को नगर को न्यूयॉर्क नगर की, और यदि कोई जहाज जाना है तो यहां से भी इतना लंबा चक्कर लगाकर जाना पड़ेगा, क्यों ना यहाँ पर नहर बना दी जाए। तो ये वाला जो स्थान, यहाँ पर नहर यदि बना दी जाए तो पनामा नहर, पनामा देश की भूमि को काटकर पनामा नहर, यहाँ यदि नहर बना दी जाए तो ये मार्ग काफी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, लगभग 12 से 13 हजार किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। पनामा नहर
कुल लंबाई है 82 किलोमीटर। पनामा नहर की लंबाई है 82 किलोमीटर। चौड़ाई और गहराई पे चर्चा करते हैं। देखिए यहां बनाएंगे तो रास्ता काफी छोटा हो जाएगा। तो यहां पर ये देखिए एक महासागर है, इस महासागर का नाम कहलाता है उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर इसलिए कहलाएगा क्योंकि 0 डिग्री के उत्तर दिशा में यहां पर एक रेखा है, भूमध्य रेखा, या 0 डिग्री का है। 0 डिग्री के उत्तर में इधर है अटलांटिक महासागर, इधर की ओर है प्रशांत महासागर। जैसा कि चित्र के अंतर्गत देखिएगा, ये जो महासागर है नाम कहलाता है अटलांटिक, इधर है प्रशांत। 0 डिग्री के उत्तर में होगा उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी प्रशांत महासागर। वैसे यहां पर ये जो क्षेत्र में दिखाया गया है ये उत्तरी अटलांटिक और इधर कहलाता है उत्तरी प्रशांत महासागर। उत्तरी प्रशांत महासागर। उत्तरी प्रशांत महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर को उत्तरी प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली ये जो नहर है, नहर का नाम कहलाता है पनामा नहर, या ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं ये जो सागर है यहाँ पर छोटा सा एक सागर है, इसको नाम कहते हैं कैरेबियन सागर। ये एक छोटा सा इसी उत्तरी अटलांटिक महासागर का भाग है, नाम कहलाता है कैरेबियन सागर कहलाता है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यह नहर कैरेबियन सागर को उत्तरी प्रशांत महासागर से जोड़ती है। कैरेबियन सागर और उत्तरी प्रशांत महासागर जुड़ जाता है, या महासागर कहें तो उत्तरी अटलांटिक उत्तरी प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अब पनामा देश की भूमि को काटकर निर्माण करेगा कौन? ज्यादा जरूरत पड़ेगी अमेरिका को, और जरूरत कब पड़ेगी? प्रथम विश्व युद्ध के समय। प्रथम विश्व युद्ध के समय जहाजों को बड़ा तेजी से पार करने के लिए नहर का निर्माण कर दिया। तो इस नहर का निर्माण किया गया था 1914 में, इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। 1914 से 1918 4 वर्षों का समय लगा। 4 वर्षों का समय लगा। लेकिन इस नहर के निर्माण का सबसे पहले सुझाव देने वाला व्यक्ति था, उसका नाम था जर्मन विद्वान हम्बोल्ट। जर्मन विद्वान हम्बोल्ट ने इस नहर के निर्माण का सबसे पहली बार सुझाव दिया था। जर्मनी देश के विद्वान हम्बोल्ट ने, उन्होंने कहा इस जगह पर नहर बनाओगे तो रास्ता काफी छोटा हो जाएगा। तो कैरेबियन सागर उत्तरी प्रशांत महासागर को जोड़ती है, उत्तरी अटलांटिक उत्तरी प्रशांत से। टोटल लंबाई 82 किलोमीटर। 1914 से 1918 में निर्माण कौन करेगा? यूएसए देश द्वारा निर्माण। यूएसए देश द्वारा निर्माण। यूएसए देश द्वारा निर्माण किया जाएगा। लेकिन इस नहर के निर्माण की सबसे बड़ी चुनौती, ये पूरा पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाके के ऊपर से नहर गुजारना बहुत ही दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर आता है रॉकेज पर्वत, इधर की और एंडीज पर्वत, ये बीचला वाला इलाका मध्य अमेरिका कहलाता है। ये भी बहुत ज्यादा पहाड़ी इलाका है। नहर का निर्माण करना अत्यंत चुनौती भरा कार्य था, लेकिन इसमें जटिल टेक्नोलॉजी अभी आपको वीडियो से दिखाऊंगा कैसे बड़ी से अच्छे से इससे जहाजें पार की जाती है, वो यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए 82 किलोमीटर इसकी लंबाई, 82 किलोमीटर लंबाई इसकी। इस नहर की जो लंबाई है वो है 82 किलोमीटर लंबाई, और चौड़ाई जो है वो 90 मीटर चौड़ाई है इस नहर की। स्वेज नहर से ज्यादा चौड़ी नहर है। स्वेज नहर की लंबाई है लगभग 60 मीटर और ये लगभग 15 मीटर गहराई, लगभग 15 मीटर गहरी नहर है। नहर का नाम कहलाती है पनामा नहर। यूएसए देश ने बनाई। हम्बोल्ट ने पहली बार सुझाव दिया था, जर्मन देश का विद्वान। अब यहां पर देखते हैं, पहाड़ी इलाके में ऐसे जहाजें आएगी तो बड़े मुश्किलता से पार करके जा पाएगी, बड़ा मुश्किल है यहां पर। लेकिन इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया, उस सिस्टम का नाम कहा जाता है लॉक सिस्टम कहा जाता है। लॉक सिस्टम विश्व की वह प्रमुख नहर है जो कि लॉक सिस्टम पर आधारित है। पहाड़ी इलाका है, देखिए पहाड़ी इलाके के ऊपर नहर बन रखी है, बीच में पहाड़ी क्षेत्र, इधर जल का भाग प्रशांत महासागर, इधर जल का भाग अटलांटिक महासागर। जहाजें पहाड़ से होकर कैसे पार कर पाएगी, वही मैं आपको यहां पर दिखाने वाला हूं। वो देखिए कैसे पहाड़ों से होकर गुजरती है, कौन कौन से इसमें ऐसे बैरियर जैसे बन रखे हैं जिनको लॉक सिस्टम कहा जाता है। 3 लॉक सिस्टम बना रखे हैं यहाँ पर, बड़े अच्छे से इसको दर्शाया गया है। तो देखिएगा यहाँ पर कौन कौन से लॉक सिस्टम है, इस लॉक सिस्टम के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। लॉक सिस्टम आपको दिखाता हूं। देखिए यहां पर एक तरफ है अटलांटिक महासागर, जहाज ऐसे आती है, पानी का तल इसमें लगातार बढ़ाएंगे, पानी का तल बढ़ाकर इसके बराबर कर देंगे, बराबर करेंगे, जहाज इधर की ओर आ जाएगी, और जहाज जब आगे बढ़ेगी जहाज ऐसे पार करेगी, फिर पानी आगे बढ़ा, जहाज इस प्रकार से पार करेगी। कार्टून लॉक देखिए नाम लिख रखा है।
जहाज इधर की ओर आएगी, नीचे की ओर गई, फिर इधर नीचे की ओर, और लास्ट में आते पैसिफिक ओशियन की ओर। एक बार पुनः मैं आपको दिखा रहा हूं, अच्छे से देखिएगा, पुनः एक बार देखिएगा। अटलांटिक महासागर से ऐसे पार करेगी, पार करने के बाद में पानी का तल है लगातार ऊपर बढ़ेगा। अब लॉक्स के ऊपर नाम देखिएगा, यहां पर मीराफ्लावर लॉक, पेड्रोमिगल लॉक और गाटुम लॉक। पानी का तल बराबर हुआ, आगे बढ़ी, इसी प्रकार से पानी का तल बराबर हुआ, आगे की ओर बढ़ती जाएगी, और आगे बढ़ने के साथ साथ इधर की ओर जब जाएगी पानी का तल नीचे होगा, और नीचे होने के साथ एक महासागर से दूसरे महासागर तक, अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर की ओर पार कर जाती है। तो आपने देखा होगा कैसे किस प्रकार से नहर को पार करके जाती है, प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर की ओर। लॉक सिस्टम पर आधारित है, तो 3 लॉक के इसके अंतर्गत बड़े बड़े ऐसे जो गेट जैसे बना रखे हैं। इसका मैं एक अलग एंगल से आपके सामने और फोटो दिखाता हूं। देखिए, यहां से जहाज ऊंचाई पर है, यहां से नीचे की ओर आएगी, ये इसका बड़ा सा इसका व्यू दिखा रखा है। और भी कई तरह के फोटोज में देखिएगा, पानी का तल यहां पर ऊंचा, यहां पर और नीचा, इधर की ओर और नीचा, ऐसे पानी के तल को बराबर करके ऊपर नीचे करके जहाजों को पार कराया जाता है। विश्व का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। नहर का नाम कहलाता है पनामा नहर। पनामा नहर का ये फोटो दिखा रखा है आपके सामने। ये जो नहर दर्शा रखी है पनामा नहर कहलाती है। ये पनामा नहर में देखिए, इतनी चौड़ाई के बड़े बड़े कंटेनर रख के आगे की ओर जब जहाजों को बढ़ाया जाता है, गेट बंद किया जाता है, तल बराबर करके आगे की ओर लेकर आया जाता है। नहर का नाम कहलाती है पनामा नहर। पनामा नहर के भी जैसे देखिएगा, पनामा नहर के भी उत्तर दिशा में यहाँ की ओर, यहाँ है कैरेबियन सागर, इधर की ओर है प्रशांत महासागर। कैरेबियन सागर की ओर बंदरगाह है, बंदरगाह का नाम कहलाता है कोलोन बंदरगाह, और इधर की ओर प्रशांत महासागर की ओर बंदरगाह है, उस बंदरगाह का नाम कहलाता है पनामा बंदरगाह। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था, इधर की ओर पोर्ट सईद और पोर्ट सुएज, उधर की ओर बंदरगाह है। कैरेबियन सागर की ओर नाम सरन है कोलोन, और प्रशांत महासागर की ओर बंदरगाह नाम कहलाता पनामा बंदरगाह। 3 लॉक ऐसे, 3 बड़े बड़े जो बाधाएं थी, तो इसका नाम दे रखा है मीराफ्लावर्स लॉक, मीराफ्लावर्स लॉक, पेड्रो मिगुएल लॉक, पेड्रो मिगुएल लॉक। ये कई बार नाम पूछे जाते हैं लॉक के, कौन कौन से लॉक है, कौन कौन से बड़े बड़े ऐसे बैरियर बन रखे हैं, गेट जैसे बन रखे हैं। मीराफ्लावर्स लॉक, पेड्रो मिगुएल लॉक और गाटुम लॉक, गाटुम लॉक। ये अपना आप में पूरा एक लॉक सिस्टम दे रखा है। इसका नाम जैसे एक नाम पड़ जाता है मीराफ्लावर्स लॉक, पेड्रो मिगुएल लॉक, गाटुम लॉक, ऐसे 3 अलग अलग लॉक सिस्टम बना रखे हैं। पहला यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, आगे लगातार ऐसे 3 लॉक सिस्टम बना रखे हैं। तो इन लॉक सिस्टम के नाम दे रखे हैं। तो ये लॉक सिस्टम के नाम मैंने आपके सामने लिखे, ये इंपॉर्टेंट लॉक सिस्टम। और ये जो नहर है, कैरेबियन सागर की ओर जो बंदरगाह है, कैरेबियन सागर की ओर जो प्रमुख बंदरगाह आता है कैरेबियन की ओर, कैरेबियन सागर की ओर जो बंदरगाह है, बंदरगाह का नाम कहलाता है कोलोन बंदरगाह, कोलोन बंदरगाह। और प्रशांत महासागर की ओर जो प्रमुख बंदरगाह आता है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर की ओर जो बंदरगाह है, बंदरगाह का नाम कहलाता है पनामा बंदरगाह, पनामा बंदरगाह। तो किस देश ने निर्माण किया? यूएसए देश ने निर्माण किया। कब, किस देश की भूमि को काटकर किया? पनामा देश की भूमि को काटकर किया, पनामा देश की भूमि को काटकर, भूमि को काटकर इस नहर का निर्माण किया गया। पनामा देश की भूमि को काटकर नहर का निर्माण किया गया था, लेकिन अमेरिका ने खूब वर्षों तक इस नहर पर अपना अधिकार रखा और आखिरकार 1 जनवरी 2000 के दिन पनामा देश को इसके संचालन का दायित्व दे दिया। 1 जनवरी 2000, ईयर इंपॉर्टेंट है यहां पर, यूएसए द्वारा 1 जनवरी 2000 को इस नहर के संचालन का दायित्व किसको दे दिया? पनामा नहर को। यह कहलाती है प्रमुख नहर है। तो इसके बन जाने से देखिए इतना लंबा चक्कर कम हो गया। कितना चक्कर कम हो गया? लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। लगभग 13,000, कहीं पर 12,500, कहीं 13,000 किलोमीटर। तो लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई इसके बन जाने से। तो नहर के बन जाने से ये वाले मार्ग से 13,000 किलोमीटर की दूरी लगभग कम हो गई। नहर का नाम कहलाती है पनामा नहर। तो वीडियोस के माध्यम से वगैरह हमने समझा,
तो ये सारे इसके फोटोज वगैरह दर्शा रखे थे। देखिए गेट बन रखे हैं, बड़े आसानी से गाड़ियां वगैरह गुजर सकती है। इधर भी आने जाने के मार्ग वगैरह अनेक सारे तो ऐसे बन रखी है। नहर का नाम कहलाती है पनामा नहर। तो ये देखिए एक जहाज यहाँ पर एंट्री लेते हुए बड़ा सा गेट बन रखा है। पानी का तल नीचे करेंगे, इस पानी को ऊपर उठाएंगे और जहाज को आगे बढ़ाते हैं। लॉक सिस्टम दे रखे हैं ऐसे ही। तो देखिए दीपावली महाधमाका आपके सामने 10 से 15 नवंबर 2023 तक, चूकना नहीं है इस बार बिल्कुल भी। तो देखिए 90% तक डिस्काउंट है और फ्री टेस्ट सीरीज, 6 माह की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, अप टू 90% ऑफ है इस बार। और फ्री टेस्ट सीरीज भी और 6 माह की एक्स्ट्रा वैलिडिटी इस बार आपको मिलेगी। तो ये दीपावली महाधमाका उत्कर्ष क्लासेज आपके सामने लेकर आए। आज ये उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें, गूगल प्ले ऐप स्टोर आपको मिल जाएगा और यहाँ पर आप ये इसका दीपावली महाधमाके का ऑफर आपका सामने है और बड़े अच्छे से आप इसको परचेज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं क्लासेस, एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ में, फ्री टेस्ट सीरीज के साथ में। तो सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।